नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि छात्रों के जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो डाउट्स होते हैं, उनके ऊपर रेलवे ने यहाँ पर उनका आंसर यहाँ पर जारी किया गया है। लगभग 60 के आसपास 60 क्वेश्चन है जिनका आंसर रेलवे ने दिया है, जो जनरली सबकी क्वेरी रहती है। तो चलिए देखते हैं रेलवे की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर FAQ यहाँ पर जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो नोटिस है जो यहाँ पर डाला गया है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है। तो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट भर्ती है उसके बारे में बताया गया है कि इसके फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट है वो 14/9/2024 है। इसके अलावा बताया गया है क्लोजिंग डेट क्या है। तो क्लोजिंग डेट के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये पेमेंट इंक्लूड करते हुए जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है वो 15/10/2024 है। वैसे ये 13/10 है, लेकिन जो पेमेंट करने की डेट है उसको जोड़े तो 15/10/2024 तक आप अपना पेमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए बताया गया है, अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम पे कोई गलती कर देता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा और उसकी डेट आप देख सकते हैं। जैसे आपका फॉर्म भरने की डेट खत्म होगी उसके नेक्स्ट दिन से 10 दिन आप काउंट कर लीजिए, यानी कि 16/10/2024 से लेके 25/10/2024 तक आप आपका जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको 250 रुपये यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी रहती है कि हमारा जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है ग्रेजुएट का, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि मेरा जो रिजल्ट है 13 अक्टूबर तक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। आगे बताया गया है क्रिएट एन अकाउंट कैसे करना है। तो बताया कि पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा, उससे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पर बना रखा है। और जिन्होंने पहले यहाँ पर अलग से, जैसे एनटीपीसी से पहले कई भर्ती आई थी, ALP की, टेक्नीशियन की, RPF की, JEE की, तो अगर उस समय अगर आपने यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर लिया है, तो यहाँ पर पहले जो भर्ती आई थी अगर उस समय आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये पूछा गया था, तो ये सारी चीज़ देखिए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, इस पर सब कुछ बताया है। पूछा गया है कि क्या हम मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए बताया गया कई फीचर यहाँ पर मोबाइल पर काम नहीं करते हैं, इसलिए आप जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग ना करें तो ठीक रहेगा। डेस्कटॉप या लैपटॉप से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या है, ईमेल और मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। कितने लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर 2 लेवल की पोस्ट है एनटीपीसी के अंदर, ग्रेजुएट में लेवल 5 और लेवल 6 की। आगे पूछा गया था कि क्या मैं सभी के लिए कॉमन मेरे को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक ही पेपर यहाँ पर एक ही आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना रहेगा, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की है उसमें आपको एक ही फॉर्म यहाँ पर भरना है। आगे पूछा गया था कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल, जैसे 2 अलग लेवल की भर्ती है, लेवल 5 की है, लेवल 6 की है, तो क्या मुझे 2 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेवल 5 के लिए अलग और लेवल 6 के अलग। तो रेलवे ने बताया नहीं, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और वो भी एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल करना रहेगा। आगे बताया क्या मैं एक से ज़्यादा आरआरबी के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो नहीं, बताया गया है कि अगर आपने एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म फिल किया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर पूछा गया है क्या मैं मल्टीपल एप्लीकेशन भर सकता हूँ सेम आरआरबी से। तो नहीं, आप सेम आरआरबी से मल्टीपल फॉर्म नहीं भर सकते। अगर एक नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन का एक ही फॉर्म आपको भरना रहेगा। आगे बताया गया है मैंने लेजिक सर्जरी करवाई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो बताया गया है कि लेजिक सर्जरी में A1 A2 A3 मेडिकल वाले एलिजिबल नहीं हैं। B1 और B2 वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर लेजिक सर्जरी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे पूछा गया है आधार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए रेलवे में जो एग्ज़ाम जो होती है वहाँ पर एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए और जेन्युइन कैंडिडेट की पहचान करने के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बताया गया है ये 6 डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो भी दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि मैंने अगर कोई नाम चेंज करवाया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया अगर आपने कोई नाम चेंज करवाया है तो आपके पास गेजिटेड नोटिफिकेशन होना चाहिए या उससे रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। आगे बताया गया अगर मैंने अपना अकाउंट जो है उसका पासवर्ड फॉरगेट हो गया तो क्या करूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वही वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप अपना अकाउंट फॉरगेट पासवर्ड रीसेट यहाँ पर कर सकते हैं। पासवर्ड भी चेंज करने का ऑप्शन वहीं दिया गया है। आगे बताया गया है कि क्या मैं आरआरबी चेंज कर सकता हूँ एक बार फॉर्म फिल करने के बाद। तो बताया अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो दोस्तों आप यहाँ पर आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। आगे बताया गया है
कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या मैं फॉर्म भरते टाइम अपनी डिटेल यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपने जो है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आगे बताया गया है फ्री ट्रैवल अथॉरिटी है वो किसको मिलेगी? तो बताया गया है केवल जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको मिलेगी। आगे बताया गया है कि SC ST ट्रैवल जो पास मिलेगा उसको कैसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया SC ST ट्रैवल पास आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, वहाँ आपको मिल जाएगा और जो भी आपका नियर बाई स्टेशन होगा वहाँ से आप एग्ज़ाम सिटी के लिए आपका ट्रेन यहाँ पर बुक कर सकते हो। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी लेने के लिए बताया गया है सिटी इंटीमेशन जब आपका आएगा, यानी आपका ई लेटर आएगा, तो उस समय उसके साथ ही आपका डाउनलोड होगा और उसी से आप यहाँ पर कंसेशन ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में असमर्थ हूँ, तो यहाँ पर बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए और 500 KB के बीच करना चाहिए। EBC क्या है? EBC को ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना दिया है। EBC, OBC, EWS उसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने अभी कल ही वीडियो बनाया था SC ST OBC EWS इनके बारे में कि ये क्या क्या होते हैं, इनसे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे पूछा गया था कि मैं करंटली एक्स सर्विसमैन हूँ आर्म फोर्सेस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बताया कि आपके पास जो है 1 साल के अंदर का आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम से पहले का। यहाँ पर देखिए इफ़ यू विल बी रिलीज विद इन 1 ईयर ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि जो भर्ती निकली है तो 13/10/2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एक्स सर्विसमैन के रूप में, ठीक है। ये बताया गया है। आगे बताया गया है इफ़ आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविलिंग एम्प्लॉई नोटिफिकेशन, यानी कि आपने कोई पहले ही एक्स सर्विसमैन कोटे से अगर आपने कोई भर्ती ले ली है, यानी कि आपने कोई पोस्ट यहाँ पर ले ली है, तो क्या मैं दोबारा ले सकता हूँ? तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ग्रुप C ग्रुप D, तो बताया गया अगर आपने पहले से ही कोई भर्ती है यहाँ पर ले ली है ग्रुप C ग्रुप D के अंदर, तो बताया गया है कि आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन टू एक्स सर्विसमैन विल बी परमिटेड ओनली बेनिफिट एज रिलैक्सेशन, यानी कि बाद में आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। इसलिए आपकी जो भर्ती है, अगर आपने एक बार जॉब ले ली है एक्स सर्विसमैन कोटे से, तो दोबारा आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बताया गया है क्या मुझे NOC यहाँ पर लेनी पड़ेगी? तो NOC के ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के बारे में बता रखा है कि PWD कैंडिडेट कौन होते हैं? तो बताया है कि जिनकी डिसेबिलिटी दिव्यांगता 40% या उससे ऊपर होती है, वो यहाँ पर PWD कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो PWD कैंडिडेट हैं क्या वो अनरिजर्व जो वैकेंसी है उनके खिलाफ आवेदन कर सकते हैं? तो बताया गया है PWD कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज ऑफ एनी पोस्ट दैट आर नॉट एक्सक्लूसिवली अनमार्क फॉर देम बट द पोस्ट मस्ट बी इंडिकेटेड एज सुटेबिलिटी फॉर डिसेबिलिटी। पूछा गया है जो विकलांग कैंडिडेट है क्या वह नॉर्मल कैंडिडेट की जो भर्तियां हैं उन पर आवेदन कर सकते हैं? तो इन्होंने बताया बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि जहाँ पर जो भर्ती है क्या उसमें सुटेबल हो या नहीं, उसको आप चेक करके तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आगे पूछा गया है क्या मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई डिसेबिलिटी के लिए पोस्ट है तो वो मेरे लिए एलिजिबल है या नहीं? तो इसमें बताया गया कि नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वहाँ पर आपको सुटेबल दिखा देगा अनेक्सर नंबर 1 के अंदर, जहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर आगे पूछा गया था स्क्राइब की फैसिलिटी कौन यहाँ पर ले सकता है? तो इन्होंने बताया है ऐसे कैंडिडेट जो विजुअल इम्पेयर्ड है, यानी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। कई यहाँ पर ये चीज़ है जो यहाँ पर रिटर्न स्पीड इनकी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, इनकी वजह से वो यहाँ पर आपके स्क्राइब की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि दूसरे कैंडिडेट ले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर ये है। फीस रिफंड कब होगी? तो इन्होंने बताया कोई भी कैंडिडेट जो है CBT 1 एग्जाम में जाएगा तो आप उनकी फ़ीस यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। आगे पूछा गया है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उनको कितनी कितनी फ़ीस यहाँ पर मिलेगी? देखिए जो भी कैंडिडेट है जिनकी फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये लग रही है उनको 400 रुपये रिफंड होगी, और जिनकी फ़ीस 250 रुपये लग रही है उनको 250 रुपये ऐसे कैसे यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। आगे बताया गया है इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज़ विजिबल। जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेट्रिकुलेशन ही केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो हो रही है, तो ऐसे में मैं अपनी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कैसे करूं? तो वहाँ पर बताया गया है कि वहीं बगल में एक ऑप्शन है ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उस पर आप क्लिक करके आपकी बाकी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो है जो आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें मंथ लिखा होता है। जैसे मान लीजिए मई 2023 है, मई 2023 में आपने मान लीजिए ग्रेजुएट कर लिया, अब जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें डेट भी पूछ जाती है किस तरह को कंप्लीट करी। तो ऐसे में क्या करना है, जिस महीने में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है
उस महीने की अंतिम डेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि 31/5/2023 इस प्रकार से। ठीक है, आगे पूछा गया है अगर यहाँ पर विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन बाइफर्सिकेटेड। कई बार क्या होता है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये यहाँ पर चेंज हो जाते हैं उनके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जैसे भी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश था, वो यहाँ पर 2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट या प्रेजेंट स्टेट हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे बताया गया टोटल मेरे को कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो बताया गया है आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो SC ST का आपको सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे बताया गया है इसके अलावा मुझे और क्या डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने पड़ेंगे, उनकी साइज़ क्या है। तो बताया गया फ़ोटो PDF जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो 500 KB से कम होनी चाहिए, और आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो 30 KB 70 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए। फीस पेमेंट के लिए आप पेमेंट किससे कर सकते हैं, तो बताया गया है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से आप फीस पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा है कि भाई भर्ती कितने चरणों में होगी। तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा किसी पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होगा, और फिर आपका DV होगा। ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 आपकी रहने वाली है। आगे यहाँ पर पूछा गया था कि भाई कितनी भाषाओं में आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से रिप्लाई दिया गया है कि टोटल 15 भाषाएं हैं जिनमें आपका पेपर यहाँ पर होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी भाषाएं यहाँ पर शामिल रहेंगी। आगे पूछा गया है शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट विच आई एम एलिजिबल। तो पूछा गया है कि मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो क्या मुझे पोस्ट प्रीफरेंस देना ज़रूरी है। तो इन्होंने बिल्कुल बताया है कि आपको यहाँ पर पोस्ट प्रीफरेंस यहाँ पर देना ज़रूरी रहेगा, और पोस्ट जो भी आपकी अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर पूछा गया कैंडिडेट ने मुझे अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो मैं रेलवे से कैसे कांटेक्ट करूँ। तो उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिए गए हैं और ये ईमेल दिया गया है, इस पर आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से डाउट्स हो रहे हैं, उनको देख लेते हैं। कैसे पता करें कि मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन के लिए आपको ईमेल और SMS यहाँ पर प्राप्त होगा, और जो फीस पेमेंट की है उसका कन्फर्मेशन भी आपको आ जाएगा। आगे पूछा गया है कि मेरा फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या मुझे फ़ीस रिफ़ंड होगी। तो बताया है कि नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली है। तो ये सारे डाउट्स है जो कॉमन क्वेरी रहती है छात्रों की, तो रेलवे ने इन सब का जवाब यहाँ पर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।